कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक दो दिन क्लासेस बच्चों आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी। थोड़ा सा मैं मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला हूं, तो 2-3 दिन के लिए आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, यानी मैं क्लासेस नहीं दे पाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। हम लोग आने वाले जो मंडे ट्यूसडे से हम लोग फिर उसके बाद क्लासेस देंगे, यानी इस वीकेंड और मंडे को जो है आपके साथ में क्लासेस के रूप में नहीं मतलब अवेलेबल रहूँगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि 3 दिन क्या, हर मिनट हर सेकंड आपके लिए कीमती है। इन दिनों में ही आप लोग अपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयारी जारी रखोगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपना परचम लहरा सको। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता है, और ये सिर्फ कथनी नहीं है बच्चों, इसके प्रमाण भी हैं, और प्रमाण आप खुद भी जानते हैं। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, कई अनुभव आपके साथ रहे होंगे कि आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा, किसी वजह से अगर आपका चयन नहीं हुआ होगा, उसके बाद भले ही उस टाइम पे आपको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर आप जब घर आते हैं कुछ समय बाद रियलाइज़ करते हैं यार एग्ज़ाम मेरा निकल सकता था, मैंने काश 1-2 क्वेश्चन ये सही कर दिए होते। और कई बार ऐसा लगता होगा कि यार हाँ मेरे को आता था, मेरी गलती से क्वेश्चन गलत हुआ। तो 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5-2 नंबर से बाहर होने वाला बच्चा समझता है कि इतना भी टफ नहीं है सरकारी नौकरी निकालना। बस शर्त ये है कि हमारी जो प्रतिबद्धता है, यानी प्रतिबद्धता जो होती है, लगन जो होता है, या जो ईमानदारी है किसी चीज़ के प्रति, वो अगर हमेशा बरकरार रहे और एक निरंतरता से हम स्टडी करते रहें, एक पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज हम पढ़ाई करें, तो हमारे लिए एग्जाम निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो जब मैं कई प्रकार की चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को, कई चीज़ें समझाता हूँ, तो कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर बाकी तो सब ठीक है लेकिन याद नहीं होता। याद ना होने की जो बीमारी है, कहते हैं वो, कि सर एक प्रकार की याद ही नहीं होता सर, हम भूल जाते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है ना, जब आप कभी किसी चीज़ को याद नहीं होता, कहते हो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अब जब भी तैयारी करते हो, यानी आप कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तो याद होना ना होने वाला फैक्टर ये सबके साथ काम करता है। असल में सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम सोचते हैं घर पे बैठ के कि हमें सारा पढ़ना है, सारा दिमाग में रखना है, तो संभव नहीं हो पाता है। 2-3 चीज़ें हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पे आते हैं, समझने के आधार वाले होते हैं, वो ऑन द स्पॉट आपके थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, आपके पढ़ी हुई चीज़ें होंगी, आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो वो तो आप घर पे याद करेंगे नहीं। क्योंकि जैसे अगर आपने पढ़ा किसी टाइम पे, अगर आपने कहा कि चलो भाई मुझे आज भारत का अटॉर्नी जनरल पढ़ना है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, आप अटॉर्नी जनरल के बारे में जब पढ़ते हो, उसमें याद करने वाली चीज़ें क्या है कि इसका आर्टिकल कौन सा है 76, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कब तक पद पे बने रहता है, और इसका काम क्या, ये तो याद करते हो ना। तो अगर आप बेसिकली समझोगे कि अगर आप महान्यायवादी पढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यार भाई हमारा जो टॉपिक है महान्यायवादी, हम इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पता करें कि ये काम क्या करता है। आपको पता चला कि भारत सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर है, यानी एक विधिक सलाहकार जो है भारत सरकार को, जो वकील जिसको मान सकते हैं भारत सरकार का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं, जहां भारत सरकार का मामला होता है, वहां भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता है, एक प्रकार का प्रतिनिधित्व वहां पे भारत को देता है। तो आपको पता है कि कानूनी क्षेत्र में भारत सरकार का सलाहकार है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बेसिकली इसके ये काम है, इसमें ये चीजें क्या होती है, समझने वाली होती है। अगर आप इस तरीके से समझ के पढ़ते हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि हर क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म पे रटे जाओ, वन लाइनर के फॉर्म पे रटे जाओ, रटे जाओ, रटे जाओ। जो पर्सन ऐसा सोचेगा, तो हमारे जो मस्तिष्क है बच्चों, हमारी जो मेमोरी है, उसकी भी एक क्षमता होती है। उस क्षमता से बाहर अगर आप उसको ज़्यादा दबाव में डालोगे, तो वो रखी हुई चीज़ें भी निकाल देता है, यानी माइंड पे जो चीज़ें होंगी वो भी बाहर हो जाएंगी। असल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमने जो पढ़ने के तरीके अपनाए, हमने क्या, किसी ने भी, जो मैक्सिमम छात्र वो एक तरीका ही गलत था, एक अप्रोच ही गलत थी। अप्रोच क्या थी, हमने ये सोचा कि बस सिर्फ वन लाइनर पढ़ें और पढ़ते हुए हम एग्जाम निकाल लें। कितना लिख लोगे बच्चों, भवसागर है बच्चों, इतना ज़्यादा मटेरियल है, इतना कंटेंट है, जहां तहां बिखरा पड़ा है, कहां कहां से चीजें लेके आओगे। उत्तराखंड अगर आप पढ़ते हो, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का राजनीति, उत्तराखंड की जो अपने आप में जो बेसिक आर्थिकी है, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, इतना तो सिर्फ उत्तराखंड का कंटेंट है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके अंदर भी सेक्शन बने हुए हैं। इकोनॉमी देखो आप, पॉलिटी देखो, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। साथ ही साथ हिंदी भी आप लोग, कई लोग पढ़ते हैं एग्जाम के हिसाब से, कई लोग रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक मस्तिष्क एक ही तो है ना, आपके पास एक ही तो मतलब अपने आप में माइंड है
जिसमें आपको सब चीज़ें रखनी है, मेमोरी आपकी एक ही है, तो उसी में सारा डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो बच्चों आप अगर ये सोचते हो कि मुझे याद नहीं हो रहा, तो ये सबके साथ है, सिर्फ आप अनोखे नहीं हो जिसको चीज़ें याद नहीं होती, वो सभी के साथ होती। बस सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमने समझ के पढ़ा होता तो हमें 4 विकल्प जो दिखते हैं उससे क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का जो पेपर होता है, ये मैं मानता हूं कि जो मेंस वगैरह के एग्जाम होते हैं वो तो समझ पे आधारित होते हैं, वो आपकी लेखन शैली पे आधारित, उसके लिए तो याद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक फ्रेम बनाना पड़ता है। मेंस के एग्जाम के लिए भाई हमें आंसर राइटिंग करनी है तो हम एक फ्रेम डिजाइन करें, और उस फ्रेम डिजाइन कहने का मतलब एक फ्लो चार्ट उसको डिजाइन करें, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी हम तैयारी करें, तो उसी को इलेबोरेट करके हमने एग्जाम में लिखना होता है, उसको भाषाई रूप देना होता है, एक सेंटेंस फॉर्म पे उसको लिखना होता है। तो वो तो एग्जामिनेशन हॉल की बात है। अगर आप नॉर्मल ये मान के चलो प्रीलिम्स से एग्जाम किया, जहां वनडे एग्जाम है, जहां ऑब्जेक्टिव नेचर है पेपर का, वहां अगर आप याद करने बैठते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार प्रैक्टिस के बाद ही आपके दिमाग में होती है, क्योंकि ईयर है, ये सब चीजें हैं, ये तो याद करनी पड़ती है। और आप याद रखना पेपर एक बैलेंस्ड बनता है बच्चों, और जो तैयारी करते हैं, जिसको 1 साल 1.5 साल या 2 साल तैयारी के हो जाते हैं, मान के चलिए बच्चों आज की डेट पे मिनिमम 1.5 मतलब आप कह सकते हो 2 ईयर, यानी 1 से 2 साल का समय हमेशा याद रखना तैयारी के लिए चाहिए होता है। यानी कॉम्पिटिटिव परीक्षा 1 से 1.5-2 साल मांगती है आपका समय, आपका भले ही वो कोई भी समय हो, आपने 21-20 साल में शुरू कर दिया तो 23-24 तक आपके चांसेस बन जाते हैं, 23-24-25 के बाद होश आई तो आपके 28-29 तक चांसेस बनते हैं, 29-30 के बाद होश आई तो उसके बाद आपका 33-34 पे चांसेस बनते हैं, 33-34 के बाद भी कई लोगों को होश आती है, क्योंकि वो कहीं इधर उधर काम कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार अब थोड़ा सा स्विच करके, क्योंकि कई लोग देखा होगा आपने बहुत मतलब जो है लेट भी आते हैं, यानी 37, 38, 39, 40 ईयर की एज में भी उनकी जॉब लगती है, तो वो कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, उसके बाद स्विच करके दूसरी जगह आना चाहते हैं, तो वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल सी बात क्या है, जब आप 1-1.5-2 साल की तैयारी करते हैं और आपको पता है कि पैटर्न क्या होता है, यानी पैटर्न आपको पता है वही घिसा पिटा इंडियन पॉलिटी है, तो कई सालों से संविधान सभा आपने पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक कर्तव्य आपने पढ़े, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आपने पढ़ी, प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी जो कैबिनेट या मंत्रिपरिषद है वो पढ़ी आपने, भारत सरकार में आपने संसद देखी यानी विधायिका के रूप में, लोकसभा, राज्यसभा, देन आपका बजट वाला सेक्शन आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ा, उसके अलावा आपने राज्य की कार्यपालिका देखी, राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है वो समझे आप, उसके बाद आप सीधे बजट पे आए राज्य के, उसके अलावा आप राज्य का हाई कोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, देन आप जो इस तरीके से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, पंचायतों के बारे में आप पढ़ते हैं, उसके अलावा बढ़ते बढ़ते आप जो केंद्र राज्य संबंध हैं बच्चों, विधायी है, प्रशासनिक है, या अपने आप में जो वित्तीय संबंध है वो पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार पढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं, तमाम प्रकार की चीजें जो आपका एक पैटर्न से है, वो आज से नहीं, वो जब से संविधान बनाया तब से वो चीजें ऐड हैं। अब हमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज ही सब कुछ याद हो जाए। जब आप क्रमिक रूप से एक निरंतर प्रयास के साथ आप स्टडी करते हैं, एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर तरीके से आप अपना मटेरियल बनाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, भले ही आपको कछुए की चाल से बढ़ना पड़े, तो एक समय ऐसा आता है 1-1.5-2 साल बाद, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा होगा उससे आप कहोगे कि यार है तो सही, थोड़ा समय देना पड़ता है, वो अगर आपसे कहेगा कि याद नहीं हो रहा है, तो आपके भी वही सेंटेंस होंगे जो मैं बोल रहा हूं, आप भी उससे यही कहोगे कि याद किसी को नहीं होता, हमें एक निरंतरता के साथ स्टडी करनी पड़ती है, हमें समझ के पढ़नी पड़ती है। और जहां पे बात आती है फैक्ट की, फैक्ट तो एग्जाम में आते ही आते हैं, अब फैक्ट की आपको प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको फायदा होगा। दूसरी बात, फैक्ट अगर आते भी हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन बहुत बारीक होते हैं जिसमें फैक्ट में बहुत गैप नहीं होता, अदरवाइज अगर आपने स्टडी की होगी तो जो ऑप्शन आपको दिखते हैं, विकल्प आपको पेपर में दिखते हैं, उन पे गैप होता है, यानी आपको एक ईरान का, एक तुरान का, एक तेहरान का, एक फरमान का, पता नहीं कहां कहां से भी ऑप्शन उठा देते हैं, तो बहुत दूर दूर के होते हैं, वो सिर्फ आपका एग्जामिनर आपको पकड़ना चाहता है कि इस बंदे ने तैयारी किस लेवल की समझ की है या नहीं की है। तो अगर आप उस तरीके से अगर आप पेपर में बैठते हैं तो आपका काम बहुत आसान बन जाता है। और अगर आप ये सोचो कि नहीं भाई मुझे उत्तराखंड की वन लाइनर रटनी है, रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, बच्चों वन लाइनर रटना या ये सब चीज़ें रटना, ये कौन सा विकल्प है बता आपको, ये अंतिम विकल्प है। जब कभी भी आप जैसे उत्तराखंड की आपने तैयारी की, आपने उत्तराखंड के इतिहास को समझा है, आपने उत्तराखंड के भूगोल को समझा है अच्छे से, ठीक है, डीप में जिसको कह रहे डीप भी कहो, या एक समझ की थ्योरेटिकल वे में आपने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राजनीति जो है यहाँ की समझी हुई है, यहाँ का जो राज व्यवस्था का सिस्टम वो समझा है, तो उसके बाद अगर आप किसी वन लाइनर को पढ़ रहे हो, वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है और प्रैक्टिस आपकी याद हो जाती है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वन लाइनर पढ़ते हैं,
डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, जिसको थ्योरेटिकल चीजें ही नहीं पता, तो उसके लिए तो ऑब्जेक्टिव भी रटना होगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव को एज ए प्रैक्टिस लिया जाता है, आपको पता होगा ना। ऑब्जेक्टिव आप लगाते हो कहीं पे भी, एमसीक्यू अगर आप करते हो या पीवाईक्यू आप करते हो, तो ये सीधा सीधा है एक प्रैक्टिस का द्योतक, यानी आपका प्रैक्टिस कितनी है उस चीज में, इसका प्रमाण आपको चाहिए। तो आप ये देखते हैं कि यार मेरी तैयारी कैसी है, मैंने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, इस चीज के लिए हम पीवाईक्यू या एमसीक्यू लगाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरा अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, पहली बार मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं और मैं पीवाईक्यू, एमसीक्यू और ये वन लाइनर रटूं, तो ये बहुत मुश्किल होती है बच्चों। ये वे सही नहीं, ये तरीका सही नहीं स्टडी का। हालांकि आपका भले ही तुक्के से निकल जाए एग्जाम ऐसे 1-2 महीने, 2 ढाई 3 महीने रट के, या आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी किस्मत आपकी चल जाए कि भाई जो आपने पढ़ा था वही ऑब्जेक्टिव आ गया, तो वो अलग बात है। लेकिन आज के टाइम पे अगर प्रैक्टिकली देखोगे ये संभव नहीं है। आप 6 महीने से 1 साल तक जब किसी चीज को समझते हैं, अच्छे से उसके टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करते हैं, देन उसकी आप ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, आपके दिमाग में छप जाता है। तो पढ़ने का सबसे बेहतर, सबसे आसान, सबसे मनोरंजनात्मक जो तरीका है वो क्या है बताएं। आप किसी टॉपिक को पढ़िए। आपने कहा कि चलो मैं इतिहास पढ़ता हूँ, आपने इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, या आपने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, जहां से भी आपने वो पढ़ा, किसी किताब से पढ़ना कि ये क्या है, क्यों शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, इसका पतन कैसे हुआ था, उसमें इसकी विचार क्या थी, इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, ये किस तरीके से इनका रहन सहन था, इनकी संस्कृति क्या थी, क्या देवताओं को पूजते थे, नहीं पूजते थे, महिलाओं की उस समाज में स्थिति क्या थी, किस तरीके से व्यापार वाणिज्य करते थे, पशुपालन ग्रामीण की स्थिति या नहीं थी। जब आप उसको होलसेल एक फ्रेम बनाते हैं, आप उसको समझते हैं कि हाँ भाई महिलाओं को यहाँ अधिकार थे, महिलाएं जो है समाज में इक्वल मतलब राइट रखती थी। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि इनका जो कृषि वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए वाणिज्य और व्यापार पे फोकस करते थे। इसके अलावा इन जगहों से व्यापार होता था। ये आपने एक फ्रेम बना के आपने स्टडी की, आपने कोई कंटेंट पकड़ा, उसके तुरंत बाद कोई अगर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगा रहे, तो आप सबसे बढ़िया अपना परीक्षण करते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो पढ़ा क्या उस टाइप के क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने। आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। तो पढ़ने का वन ऑफ द बेस्ट वे जो होता है बच्चों यही होता है। आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार होता है, और ये चीज कभी आपको मजबूर नहीं करेगी किसी चीज को रटने में। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब हम डीप स्टडी करते हैं हमें लगता है कि यार इतना पढ़ना है, इतना ज्यादा कंटेंट है, याद कैसे होगा, ये होगा। पेपर में उस लेवल का आता ही नहीं, उतना जाता ही नहीं पेपर में। आपने किसी चीज को पढ़ा, आपने 2 घंटे लगाए, आपने कहा चलो मैं आज ऋग्वैदिक पढ़ता हूं, या आपने कहा मैं इंडस सिविलाइजेशन पढ़ता हूं, आपके 2 से ढाई घंटे लगे उसको पढ़ने में। बच्चों ये 2 से ढाई घंटे आपके पूरे जीवन की एक महत्वपूर्ण समय है। उस टॉपिक में आप कभी नहीं फंसने वाले हो। उसके बाद आप जैसे उसके ऑब्जेक्टिव लगाओगे, उस 2 से ढाई घंटे के ऑब्जेक्टिव उसने 15-20 मिनट के प्रैक्टिस में आपको सिमेट दिया होगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं इसने, कहाँ कहाँ से चांसेस रहते हैं। इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक और आपने 2 से ढाई घंटे का समय एक टॉपिक को पढ़ने में दिया, आपके दिमाग में जितना भी छपा उसको तुरंत बाद उसने आपने उसका ऑब्जेक्टिव लगा दिया। ऑब्जेक्टिव उसका आधे से भी नीचे होगा, उसके लो लेवल का होगा। अब बताओ, जब 2 से ढाई घंटे आपका दिमाग पूरा उसमें लगा, आपकी पूरी क्षमता लगी, आपकी सोचने की क्षमता लगी, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके कंपेयर में जब आप उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हो, तो आपके लिए वो बहुत छोटी चीज हो जाती है और वो सीधे माइंड पे छप जाती है। क्यों? क्योंकि आपने हायर लेवल को अचीव कर रखा है, आप ऊपर की चीज पढ़ के आ रहे हैं, और ऊपर की चीज अगर आपने एक बार पढ़ ली तो वो जो ऑब्जेक्टिव वगैरह वो आप उसके सामने बहुत छोटे लगते हैं, बहुत कुछ भी नहीं लगता। तो फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है मैंने ये पढ़ा था, इसका आंसर ये है। अब दूसरा छात्र क्या होता है, उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, उसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, अता पता कुछ है नहीं, लगातार पढ़े जा रहा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। कहाँ तक याद करोगे बताओ, कितना याद करोगे? इतना मतलब कंपटीशन है। एग्जामिनर आपका परीक्षा ले रहा। आप पहले क्या था, वनडे एग्जाम के नाम पे लोग ग्रुप सी की तैयारी करते थे। अब ग्रुप सी के पेपर आपने देखा होगा उत्तराखंड में बड़े कॉम्प्लिकेटेड बनने लगे, बिना समझने वाला नहीं बना पाता उसको। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अब उस तरीके के क्वेश्चन की भाई डायरेक्ट वन लाइनर दे दो, इसका ये सन है, इसका ये। अब तो आपके क्वेश्चन भी आते हैं 2 से 3 स्टेटमेंट दे रहा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 1 2 3 सही, 2 1 3 सही, 1 3 1 सब सही, इस टाइप से दे रहा। आप नॉर्मल बताओ कैसे याद करोगे? एक दौर था जब कोई भी आदमी था, जैसे वो पढ़ता था कि भाई चलो हमने वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना पढ़ी, पहले पढ़ दिया भाई 1 जून 2000 को शुरू हुई, तो खत्म कर दिया ऐसा। ठीक है, आज के टाइम पे वीरचंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसके संबंध पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ाना है,
यह इतने इतने से शुरू हुई थी, इसमें इतने इतने की सहायता मिलती है, इसमें ये लोग पात्र होंगे, अब कौन सा सही, एक सही, दो सही, एक दो सही, दो तीन सही, सब सही। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे तो आपसे ये बताइए आप कैसे इनको क्वेश्चन करोगे, जब सच आपके सामने है कि चीजें आज के टाइम पे बिना पढ़े हुए बहुत टफ है। आप समय तब भी दे रहे हो, वन लाइनर पढ़ के, ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव पढ़ के, फिर आप कहते हो कि याद नहीं हो रहा, तो उसके बाद इससे अच्छा जब आपको याद हो ही नहीं रहा तो फिर पढ़ क्यों रहे आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट है। ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू और पीवाईक्यू ऑलवेज बच्चों हमेशा एक रिवीजन के तौर पे, अपने प्रैक्टिस के तौर पे लिया जाता है। जिस छात्र ने अपना सिलेबस पूरा किया है, जिस छात्र को उस सब्जेक्ट की समझ है, जो पहले से कुछ समय से तैयारी कर रहा है, जिसने एक बार अपना सिलेबस प्रॉपर किताबों से कंप्लीट किया है, बुक्स उसने अच्छे से कवर की हैं, उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्टिव या पीवाईक्यू कर रहा है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया है, और उसको याद भी हो जाता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है बच्चों कि आप याद हो रहा है या याद नहीं हो रहा, याद किसी को नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तरीका आप चेंज कीजिए पढ़ने का, अपना स्टाइल बदलिए। आप सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो किताबों से पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए, या जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसकी एक थ्योरी समझ जाइए, एक सिद्धांत समझ जाइए कि वो है क्या। जैसे ही उसका आप सिद्धांत समझोगे उसके बाद आप उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आना, आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आपने ऊपर की चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे आ रहे हो तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये बहुत अपने आप में क्या हो जाए बच्चों, कारगर सिद्ध आपके लिए हो सकता है। ठीक, ये बात आपको समझानी थी मैंने। तो एक दो दिन आपकी क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए आपको ये न लगे कि सर कहाँ चलेगी, क्या आ रहे हैं, आजकल क्लासेस नहीं आ रही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, निरंतर फिर वही क्लासेस के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।